वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए आर्ट्स चैनल पर। ये क्लास जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पेपर नंबर जो 15 है उससे रिलेटेड है ये क्लास। और जो पेपर का नाम है वो आप जानते हैं, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि ग्रुप थर्ड का पेपर है। और हम स्टडी नोट्स जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हुए हैं, जो स्टडी नोट्स ये दिए हुए हैं, इसमें हम इसके बेस पे आपको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ इस पेपर पे। आज जो ये क्लास हम ले रहे हैं, दिस इज क्लास नंबर 30। यानी कि इससे पहले जो क्लास हमने दी है ये 30 नंबर जो आ रहा है, ये इस स्टडी नोट्स को बेस मानते हुए हम रेफर कर रहे हैं। तो बेसिक अप्रोच ये है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम कैसे करें। और अभी हम जो चल रहे हैं वो आपके स्टडी नोट 2 पे चल रहे हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, मार्जिनल कॉस्टिंग चल रही है। तो अभी हम इसके इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे थे इन डेप्थ एंड डिटेल, जिससे कि आप एक अच्छे तरह से इसको एग्जाम में कर पाएं। तो मैं आपको ये 33 तक करा चुका था सवाल। इसमें लास्ट में जो विच इज रिलेटेड टू रिलेवेंट कॉस्ट, इसमें एक स्टूडेंट का एक मैसेज भी आया था। मुझसे थोड़ी सी लास्ट में गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई थी मतलब मैंने छोटा सा एक जो कंसिडरेशन लिया था उसमें इस पर्टिकुलर मैं इलस्ट्रेशन का एक आपको बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने पीछे जो क्लास में समझाया था, रिलेवेंट कॉस्ट निकाल के दिखाई थी इसकी बी पार्ट की, जो ये बी पार्ट की है। तो इसमें जो सी मटेरियल की कॉस्ट है उसको मैंने निकाल के दिखाया था, जो मेरा आंसर 2500 रुपये आ गया था इसका। ये वाले का आंसर कितना आ गया था? 2500 रुपये आ गया था इस वाले का। क्योंकि मैंने ये बेसिकली 1000 इंटू 2.5 कर दिया था। ठीक है, तो 2.5 इंटू 1000 करने से हमारा आंसर क्या आया था? 2500 आ गया था। तो लेकिन एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 2950। ठीक है, ये किताब में ठीक दिया हुआ है। तो वहाँ कहाँ फर्क रह गया था? वो जस्ट ये फर्क रह गया था कि हमारे पास जो जो सी मटेरियल की कॉस्ट है, वो हम रिलेवेंट कॉस्ट जो होगी वो जो आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 2.5 लेंगे। लेकिन हमें 700 यूनिट्स ही अवेलेबल हैं और हमें चाहिए आपकी जो है 1000 यूनिट। क्योंकि जो सी मटेरियल है, सी मटेरियल क्या है, इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। तो जब इस मटेरियल का कोई यूज नहीं है हमारे पास, तो हम इसकी जो ये बुक वैल्यू से तो कोई ताल्लुक है नहीं, ये तो इररिलेवेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, जो ये हमारे पास अवेलेबल यूनिट है ये वाली, तो 700 यूनिट्स तो हम इस कॉस्ट पे ले लेंगे। और रिमेनिंग जो 300 यूनिट चाहिएगी वो हम, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो बाजार से खरीदेंगे। तो ये आंसर कैसे आएगा? आंसर सी के लिए जो रिलेवेंट कॉस्ट आएगी इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए 1000 यूनिट जो हमें चाहिए, उसमें आपकी आएगी 700 इंटू 2.5, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। और रिमेनिंग जो आपका 300 है, इंटू इसको हमें खरीदना पड़ेगा बाजार भाव पे, तो ये 4 रुपए की मिलेगी। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? इन दोनों को जब करेंगे तो ये आपका आएगा ये आपका आएगा 750 इंटू 2.5। तो 750 इंटू, सॉरी, 700 इंटू 2.5, 700 इंटू 2.5, तो दिस विल कम 1750 एंड अगेन दिस विल कम 1200, राइट। तो जब दोनों को सम करेंगे तो ये 2950, 2950 आ जाएगा। तो ये जस्ट एक क्लैरिफिकेशन है जो मैं आपको पिछले सवाल से रिलेटेड देना चाहता हूँ। अभी हम अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने उसको मैसेज के थ्रू तो समझा दिया था, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो पुरानी क्लास में हमने दिया था तीनों, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। जो हमने ब्रेकअप लिया था इसमें सीधे 1000 यूनिट को हमने 2.5 पे ले लिया था। तो ये जस्ट एक क्लैरिफिकेशन या करेक्शन है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम अगेन इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे मूव करेंगे, सॉरी 34 पे मूव करेंगे। 34 जो है आपका रिलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड है। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? देखो, रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब मैं जस्ट एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कोई डिसीजन लेने के लिए जो कॉस्ट रिलेवेंट है वही रिलेवेंट कॉस्ट होगी। मीन्स अगर डिसीजन लेने की वजह से उस पर कोई फर्क पड़ता है तब तो वो रिलेवेंट है, अदरवाइज वो इररिलेवेंट है। तो चलो सवाल करते हैं। The officers' recreation club of a large public sector undertaking has a cinema theater for exclusive use of themselves and their family. एक कंपनी के पास एक जो है सिनेमा थिएटर है, जिसको वो अपने लोगों के लिए, जो उनके एम्प्लॉई हैं और उनकी फैमिली के लिए यूज करते हैं।
It is a bit difficult to get good motion picture for show, and so picture are booked as and when they are available. पिक्चर जब बुक कर ली जाती है जब अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये तो जस्ट वो बता रहे हैं। अच्छा, द थिएटर हैज शोइंग द पिक्चर ब्लड बाथ फॉर पास्ट 2 वीक। पिछले 2 वीक से ब्लड बाथ नाम की एक पिक्चर है जो दिखा रहा है। दिस पिक्चर विच इज स्ट्रिक्टली फॉर अडल्ट्स ओनली हैज बीन ए ग्रीन हिट। एक ये पिक्चर है जिसका नाम ब्लड बाथ है। ये दिस इज रिस्ट्रिक्टेड और स्ट्रिक्टली फॉर द अडल्ट ओनली, मतलब इसमें चिल्ड्रन नहीं आ सकते। ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, ग्रीन हिट है। एंड द मैनेजर ऑफ द थिएटर इज कन्विंस्ड दैट द अटेंडेंस विल कंटिन्यू टू बी अबव द नॉर्मल फॉर अनदर 2 वीक्स। जो मैनेजर साहब हैं थिएटर के, उनका ये मानना है कि भाई ये जो पिक्चर हमने लगाई है ब्लड बाथ के नाम से, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें केवल अडल्ट ही जा सकते हैं, बच्चे नहीं जा सकते। कह रहे ये पिक्चर बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स आ रहा है, और अब ये जो पिक्चर है उसका मानना है कि 2 हफ्ते इसमें जो अटेंडेंस रहेगी, मतलब लोग इसको देखने आएंगे, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है। अच्छा, इफ द शो ऑफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड, अगर अगर मतलब ये हमने शो बढ़ाया इसको, देखो एक पिक्चर को इसको 2 वीक के लिए लाए थे हम, ठीक है, 2 वीक के लिए लगाया तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन मैनेजर कह रहा है कि अगर शो को एक्सटेंड किया तो अगले 2 वीक में इसमें अटेंडेंस नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी, नॉर्मल से ज़्यादा, जितनी उनकी नॉर्मल ऑक्यूपेंसी रहती है उससे ज़्यादा रहेगी। हाउएवर अनदर पॉपुलर मूवी eagerly looked forward to by both adult and children alike, अप्पू ऑन द एयरबस। एक अप्पू और एयरबस नाम की एक मूवी है जो कि अब लगनी थी, या जिसके लिए वो देख रहे हैं, मतलब उन्होंने ये मूवी आनी थी, मतलब इस ब्लड बाथ के बाद, जो कि चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों देखने के लिए आएंगे साथ साथ। और उस पिक्चर का नाम है अप्पू ऑन द एयरबस। ये बुक कर दी गई है नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। मैनेजर साहब ने, ये क्या होगा कि पिक्चर खरीद ली होगी वहां लगाने के लिए, और ये ब्लड बाथ तो चल रही थी। तो जैसे आपका क्या हो रहा होगा कि मान लो आपकी ये देखिए, ऐसे समझते हैं, इस सवाल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि ये मान लो 0 पॉइंट है आपका। इन्होंने क्या किया, ये 1 वीक और ये 2 वीक, मतलब फर्स्ट वीक और 2 वीक में इन्होंने एक ब्लड बाथ के नाम की एक पिक्चर लगाई, बीबी लिख दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये डिसीजन सोच रहे हैं कि अगले टाइम इन्होंने एक जो है अप्पू एंड एयरबस, मतलब 3rd वीक के लिए और 4th वीक के लिए, ठीक है, 3rd वीक के लिए और 4th वीक के लिए इन्होंने क्या किया हुआ, ये अप्पू एंड एयरबस, इसको मैं ए लिख दूं। ये मूवी उन्होंने मतलब पहले से बुक की हुई है एक तरह से, ये मान लीजिए ये मूवी आना है यहाँ पे, जो कि क्योंकि मतलब ये मूवी आना है जो कि बच्चे और अडल्ट दोनों देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो पुरानी मूवी जो अभी चल रही है जिसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े ही लोग देख सकते हैं, अडल्ट देख सकते हैं। तो हम हैं यहाँ पे, डिसीजन हम यहाँ लेने वाले हैं। तो अब ये मैनेजर साहब कह रहे हैं क्योंकि इसमें अटेंडेंस बहुत अच्छी आ रही है इस वाली पिक्चर में। कौन सी वाली में? ये बीवी वाली में। तो ये कह रहे हैं कि अगर 2 हफ्ते भी और चलाएं इसको, तो कह रहा है 2 हफ्ते चलाएंगे तो अच्छी अटेंडेंस आएगी, ठीक है, अच्छी अटेंडेंस आएगी, मतलब नॉर्मल से ज्यादा अटेंडेंस इसमें आएगी अगर हम इस वाली को 2 वीक और कंटिन्यू करें तो, ठीक है। तो भी अटेंडेंस आएगी इसकी, और ये हमने पहले से बुक की हुई है। इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड, द थिएटर हैज टू पे रेगुलर रेंटल ऑन अप्पू एंड एयरबस। जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर हम इसको एक्सटेंड भी करते हैं इस मूवी को, यहाँ बीवी वाली को, ब्लड बाथ वाली को, तो भी हमें इसका किराया देना पड़ेगा क्योंकि हमने बुक कर ली है पहले। 3 से 4थे वीक में ये पिक्चर आनी थी, ठीक है, तो इसको हमें किराया जरूर देना पड़ेगा, इसका रेंटल पे करना पड़ेगा। नॉर्मल अटेंडेंस एट द थिएटर इज 2000 पेट्रॉन्स पर वीक, मतलब ये 2000 दर्शक इनके हर वीक आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ हुम आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 ईयर। कह रहे कि 2000 लोग आते हैं, जिसमें से रफली क्या ब्रेकअप रहता है कि 75% जो है अडल्ट आते हैं और 25% चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है। ये 2000 का ये ब्रेकअप रहता है। तो कितने आते होंगे 2000 में? 1500 आपके अडल्ट आते होंगे और 500 आपके चिल्ड्रन आते होंगे, इस तरह से आते होंगे 2000 में, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं।
अच्छा, अब चूंकि आपकी ब्लड बाथ चल रही है तो ब्लड बाथ वाले में तो बच्चे आएंगे नहीं, केवल अडल्ट आएंगे, क्योंकि ये अडल्ट के लिए, ये बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ हैज 50% ग्रेटर देन द नॉर्मल टोटल। अब नॉर्मल टोटल जो किसका है, नॉर्मल टोटल मतलब आपका 2000। तो ब्लड बाथ में क्या हो रहा था, अटेंडेंस कितनी हो रही थी, 50% ज्यादा थी। मतलब नॉर्मल अटेंडेंस आपकी कितनी है, 2000, 2000 दर्शक आते हैं, और आपकी 50% अटेंडेंस और मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा चल रही है इस पिक्चर में, और इसमें केवल अडल्ट अडल्ट आ रहे हैं, बच्चे आ नहीं रहे। तो कितनी होगी, 50%, यानी कि 150% आ रहे होंगे आपके। तो ये कितने, 3000 दर्शक आ रहे होंगे, 3000 व्यूअर्स आ रहे होंगे वहां पे। जो अटेंडेंस कितनी होगी, 3000 आ रही होगी यहाँ पे, इस लेवल पे, ये वाले में, मतलब जब ये ब्लड बाथ चल रही है उसकी बात कर रहा है। द मैनेजर बिलीव्स that this would taper off during the second 2 weeks to 25% below that of the first 2 week. During the third week and 33 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 30.33% लिख दो इसको, below that of the first 2 week ड्यूरिंग द फोर्थ वीक। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैनेजर ये कहता है कि अगर ये एक्सटेंड कर दी गई, ये वाली पिक्चर अगर एक्सटेंड कर दी गई, द मैनेजर बिलीव्स दैट दिस वुड टेपर ऑफ। जो 3000 अभी दर्शक आ रहे थे पहले वाले टाइम में, तो वो क्या होगा, अब आपको अगर ये 2 वीक के लिए एक्सटेंड कर दोगे तो आपका जो है 25% फर्स्ट 2 वीक्स ड्यूरिंग द, तो ये कह रहा है कि जो आपकी पहले जो 2 वीक में आई थी आपकी, अगर इसको अगले 2 वीक और एक्सटेंड किया जाए तो थर्ड वीक में क्या होगी आपकी, 25% बिलो हो जाएगी फर्स्ट 2 वीक के। मतलब यहाँ वाली अटेंडेंस जो आ रही थी, ये वाली जो अटेंडेंस आ रही थी ना 3000, यहाँ पे आके वो ड्रॉप कितना आएगा इसमें, इस साइड में कितना ड्रॉप आएगा, इस साइड में 25% का ड्रॉप आ जाएगा, 25% का ड्रॉप आ जाएगा इसमें यहाँ। और थर्ड वीक में कितना ड्रॉप आ जाएगा, 33.33% ऑफ दिस 2 वीक के एवरेज। मतलब 3000 से जो अटेंडेंस चल रही थी पहले 2 वीक में, वो इसमें 25% कम हो जाएगी। और चौथे वीक में अगर हमने बढ़ाया इसको तो ये कितनी कम हो जाएगी, 33% है। चलो मैं ये यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ आपको। वो कह रहा है कि इन 2 वीक में जो अटेंडेंस आई है, मतलब 3000 जो अटेंडेंस आई है, अगर आपने ब्लड बाथ को बढ़ाया तो कह रहा है कि ये ऐसा नहीं कि उतनी 3000 ही आते रहेंगे, ये 25% ड्रॉप हो जाएगी यहाँ पे अटेंडेंस, मतलब इतने कम लोग आएंगे। और अगर और एक हफ्ता, चौथे हफ्ते में क्या होगा, चौथे हफ्ते में क्या होगा कि जो 2 वीक की आ रही थी उसका कितना कितना हो जाएगा, 33.33% और ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे अटेंडेंस आएगी। ओके, अटेंडेंस ऑफ अप्पू ऑन द एयरबस would be expected to be normal throughout its run regardless of duration। कह रहा है कि जो ये अप्पू और एयरबस, अगर आपने अप्पू और एयरबस चलाई, ये वाली फिल्म लगा दी इसके बाद यहाँ, तो कह रहा है जो इनकी नॉर्मल अटेंडेंस आती थी वही आएगी। मतलब यहाँ कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी अटेंडेंस आएगी फिर थर्ड वीक में, जो अटेंडेंस आएगी वो यही आएगी कि आपकी 2000 आएगी, और उसमें जो ब्रेकअप होगा वो 1500 तो आपके अडल्ट आएंगे और 500 चाइल्ड आएंगे, ऐसे आएगा। ऐसे ही आपका फोर्थ वीक में भी यही रहेगा। फोर्थ वीक में भी क्या ब्रेकअप रहेगा, यही ब्रेकअप रहेगा कि 1500 आपको क्या आएंगे, अडल्ट आएंगे, प्लस 500 आपके कौन आएंगे, चिल्ड्रन आएंगे। ठीक है, ये चिल्ड्रन आ जाएंगे इतने। तो ये इस तरह से काम होगा। अच्छा, तो ये तो उन्होंने बताया कि क्या होगा अगर जो अभी सिचुएशन है। All runs at the theatre are shown at a regular price of 2 rupees for the adult and 1.2 रुपये फॉर द चिल्ड्रन लोअर देन 12। जो हमारा जो प्राइस है, 2 रुपये हम लेते हैं टिकट के अडल्ट से, और 1 रुपया 20 पैसे लेते हैं चिल्ड्रन से जिनकी उम्र है 12 साल से कम। तो काफी पुराना रेट है, इतने में तो पिक्चर देखी नहीं जाती। चलो, सवाल है ये तो। द रेंटल चार्ज फॉर द ब्लड बाथ इज ₹900 फॉर 1 वीक और ₹1500 फॉर 2 वीक्स। मतलब अगर हम इसको खरीदते हैं थिएटर में लगाने के लिए, तो अगर हमें 1 वीक के लिए खरीदना है तो ₹900 देने पड़ेंगे ब्लड बाथ वाली को,
और 2 वीक के लिए खरीदना है इसको, मतलब 2 वीक के लिए रेंट पे लेना है चलाने के लिए, तो हमें कितना 1500 रुपये देना पड़ेगा। फॉर अप्पू ऑन द एयर बस इट इज 750 रुपीज फॉर 1 वीक एंड 1200 रुपीज फॉर 2 वीक्स। अगर ये अप्पू ऑन एयर बस वाली पिक्चर लेते हैं तो इसका रेंटल कितना है, 750 रुपये देने पड़ेंगे 1 वीक के लिए, और 2 वीक के लिए आपको देने पड़ेंगे 1200 रुपये। ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स 4,200 रुपये पर वीक एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड केक्स विच एवरेज 60% ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि बाकी सब खर्चे तो बराबर रहेंगे, अटेंडेंस बढ़ने की वजह से लोग चिप्स और केक खाते हैं वहाँ पे, वेफर खाते हैं वहाँ पे, पोटैटो के वेफर खाते हैं, जिसकी कॉस्ट जो है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस है। मतलब इस पर मुनाफा कितना लेते होंगे ये, मुनाफा 40% लेते होंगे चिप्स बेचने का। ठीक है, चिप्स और ये केक खाते हैं वहाँ लोग आके पिक्चर देखने के साथ साथ। सेल ऑफ पोटैटो एंड वेफर केक्स रेगुलरली एवरेज 1.2 रुपये पर पैट्रॉन। मतलब ये आप ये मान लो कि आपका ये दर्शक हैं, नंबर ऑफ जो आपके देखने आ रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ एज। कह रहा बच्चा है या बूढ़ा है, बच्चा है या अडल्ट है, कह रहा उसका जो हमें सेल प्राइस हम 1.2 रुपये लेते हैं एक चिप्स या केक या पोटैटो जो भी वो खरीदता है, ये वेफर वाला पोटैटो का वेफर जो बेचते हैं। The manager can arrange to show bloodbath for 1 week and upon airways. Sorry. The manager can arrange to show bloodbath for 1 week and up on airbus for the following week, or he can extend the show bloodbath for 2 weeks, or else he can show up on airbus for 2 weeks as originally booked। मतलब मैनेजर के पास 3 ऑप्शन है, वो क्या क्या कर सकता है, वो ऐसा ऐसा कर सकता है। पहले तो क्या कर सकता है वो कि भाई जो ब्लड बाथ है आपका, ब्लड बाथ जो पिक्चर है ना, ये ब्लड बाथ वाली जो अडल्ट के लिए ही है केवल, इसको ये 2 वीक के लिए बढ़ा सकता है। ठीक है, एक तो ये काम कर सकता है। दूसरा ये क्या काम कर सकता है, ये अप्पू और एयर बस, ठीक है, उसको 2 वीक के लिए जो इनने बुक किया उसको चला सकता है। ठीक है, या ये तीसरा काम एक और कर सकता है, ये क्या करा सकता है, ब्लड बाथ चला दे और फिर अप्पू एंड एयर बस चला दे। ठीक है, अप्पू ऑन एयर बस, तो ये ऐसे भी कर सकता है। तो यहाँ ये ब्लड बाथ चला देगा और यहाँ ये आपका अप्पू ऑन एयर बस चला देगा। ठीक है, और यहाँ ये अप्पू एंड एयर बस चलना था, अप्पू एंड एयर बस वाली 2 वीक चला सकता है। यहाँ ब्लड बाथ ये भी 2 वीक चला सकता है। तो ये सब काम कर सकता है मैनेजर, कैपेबल है सब करने के लिए। तो अब ये 3 अल्टरनेटिव बन गए कि मैनेजर क्या करे। मैनेजर ब्लड बाथ को 2 वीक एक्सटेंड करे, या फिर 2 वीक आपको अप्पू एंड एयर बस चलाए, या ब्लड बाथ 1 वीक चलाए और 1 वीक अप्पू एंड एयर बस चलाए। ठीक है, तो ये सब बताना है। तो चलो अब हमें करना क्या है, शो बाय द कंप्यूटेशन द मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्शन टू बी परस्यू। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो अब क्या है, देखो इसमें इरिलीवेंट और रिलीवेंट कॉस्ट ढूंढनी है, इरिलीवेंट कॉस्ट और रिलीवेंट कॉस्ट ढूंढनी है। देखो जैसे इसने अप्पू एंड एयर बस दो वीक के लिए बुक कर ली थी, तो आप उसको क्या करो, 2 ही ऑप्शन है आपके। अगर आप ब्लड बाथ को 2 वीक चलाओगे तो वो वाली कॉस्ट तो इनकर्ड हो चुकी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि रिलीवेंट क्या है और इरिलीवेंट क्या है। तो देखो अब इसका स्टेटमेंट्स मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसकी मैं कैसा एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट शोइंग द इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स क्या है कि ब्लड बाथ को 2 वीक चलाया जाए, पहला अल्टरनेटिव तो। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि ब्लड बाथ को चलाया जाए और अप्पू ऑन एयर बस चलाया जाए। ठीक है, और अप्पू ऑन एयर बस 2 वीक के लिए चला जाए। ठीक है, इसमें हमें एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो है अप्पू ऑन एयर बस जो है वो आपका चलाता है, ये जो देख रहा हूँ ना, ये आपका ये पहले ब्लड बाथ चलाएगा और फिर अप्पू ऑन एयर बस। ये 4th वीक में क्या 1500 बता रहा है, इसको देखना पड़ेगा मुझे एक बार। हाँ, तो ये था कि आपको 3rd वीक में अगर जैसे मान लो इस वाले ऑप्शन में ये क्या करेगा कि पहले जो 3rd वीक आएगा उसमें ब्लड बाथ चलाएगा और 4th वीक में अप्पू एंड एयर बस चलाएगा, ये वाला। तो अब हम देखते हैं क्या है। देखो नॉर्मल अटेंडेंस जो थी थिएटर की वो कितनी थी, 2000। नॉर्मल अटेंडेंस कितनी थी, 2000। लेकिन जब ये ब्लड बाथ मूवी चलाई थी जो कि अडल्ट के लिए थी, इसमें चिल्ड्रन आते नहीं थे, तो
इसमें अटेंडेंस कितनी हो रही थी, 3000 हो रही थी। अटेंडेंस कितनी हो रही थी, 3000 हो रही थी। लेकिन ये थी शुरू के 2 हफ्तों में, शुरू के 2 हफ्तों में ये अटेंडेंस थी। ठीक है, ये कितनी थी, ये शुरू के 2 हफ्तों में थी ये अटेंडेंस। मान लो अगर मैं यहाँ शो करूँ डायग्राम से, तो वीक 1 यानी कि W1 और W2, इसमें कितनी अटेंडेंस थी इसकी, 3000 अटेंडेंस थी। आज ये कह रहा था कि अगर ये इसको एक्सटेंड करेगा तो ये क्या होगी, 25% ड्रॉप हो जाएगी यहाँ पे, है 25%। और अगर फोर्थ वीक में क्या करेगा, यानी कि डब्ल्यू, ये आपका हो गया कितना, W3, और W4 में आपका क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाएगी 33.33 से। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ यहाँ ये कितनी अटेंडेंस आएगी, 75%। यहाँ यहाँ कितनी आएगी, 25% ड्रॉप हो जाएगी, तो यहाँ अटेंडेंस आपकी आ जाएगी 75%, और यहाँ 33.33% ड्रॉप हो जाएगी, तो यहाँ अटेंडेंस कितनी आ जाएगी, 66 पॉइंट, या 2/3 इसको कर दो आप, ये आपकी हो जाएगी 66.67। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में 2/3 भी लिख सकते हो। तो ये पहले एवेल्युएशन को मैं बताता हूँ। देखो आपके 3rd वीक में जब इन्होंने ब्लड बाथ को 2 वीक के लिए एक्सटेंड किया, तो 3rd वीक में आपका क्या है, 3rd वीक में आपके 3000 जो आपकी ये वो अटेंडेंस आ रही थी वो 75% रह जाएगी, क्योंकि 25% रिड्यूस हो जाएगी जैसा सवाल में दिया है। तो कितने लोग देखने आएंगे, 2250 लोग देखने आएंगे। और 4th वीक में अगर इसको ब्लड बाथ को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, 3000 इंटू 2/3, क्योंकि 33.33% ड्रॉप हो जाएगी। जो उन्होंने लिखा था ना 3313 ऐसे कुछ लिखा था, तो वो ड्रॉप हो जाएगी। तो ये 2/3 यहाँ रह जाएगी, और यहाँ आपका 3/4 रह जाएगा एक तरह से, ये मान लो 75%। तो यहाँ आपकी 2000 अटेंडेंस हो जाएगी। तो टोटल आपकी कितनी अटेंडेंस हो जाएगी, 4250, अगर आपने क्या किया, ब्लड बाथ को 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, 3rd वीक में चिल्ड्रन, ये अडल्ट का है क्योंकि इसमें तो अडल्ट ही आते हैं भाई, ये ब्लड बाथ वाली मूवी को देखने तो केवल अडल्ट ही आते हैं, चिल्ड्रन तो यहाँ अलाउड ही नहीं है, चिल्ड्रन आते ही नहीं, तो चिल्ड्रन वाले कॉलम खाली रह गए सारे। ठीक है, अच्छा टोटल जो आपके लोग आए देखने के, 4250 लोग आए। अब आपका टिकट जो मिलता था, टिकट कितने का मिलता था, तो वो देखना पड़ेगा, टिकट का भाव क्या था, ध्यान आ रहा है आपको कि टिकट कितने, तो ये टिकट जो था 2 रुपए का मिलता था एक टिकट। तो कितने कितने रुपए की सेल हो गई आपकी, 8500 रुपए की। भाई टिकट कितने का मिल रहा था, 2 रुपए का एक टिकट था, अडल्ट का रेट जो था। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, स्नैक्स से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता था, भाई स्नैक्स आप कितने का बेचते थे, 1 रुपए 20 पैसे का स्नैक्स बेचते थे। ठीक है, ये आप बेचते थे। इसमें क्या थी, कॉस्ट कितनी थी, 60%, और प्रॉफिट कितना था, 40%। तो इसका 40% कितना हुआ, 1.2 इंटू 0.4, 1.2 इंटू 0.4, तो आपका हो गया ये आपका 0.48, 0.48 इंटू आपके जो 4250 लोग आए, तो इससे 2040 आ गया। तो ये आपकी जो 1.2 है, इसमें आपका जो बेचते थे इसमें प्रॉफिट कितना था, 0.48 प्रॉफिट था, 60% कॉस्ट थी। और कितने लोग आ गए आपके, आते हैं 4200, ये वाले 4250। तो 4250 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 की, है तो आपका ये आपका कंट्रीब्यूशन आएगा चिप्स वगैरह बेचने से या स्नैक्स वगैरह बेचने से। तो आपको कितना फायदा हो रहा है सर, कितना फायदा हो रहा है आपको, इसमें आपको फायदा हो रहा है 10,540। ठीक है, 10,540 जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा इतना तो आपको रेवेन्यू मिल रहा है। अच्छा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हो रही है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इसमें कितनी हो रही है इस डिसीजन को लेने से, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो रही है 1500 रुपए। कहोगे ये कहाँ से आ रही है सर, ये आ रही है क्योंकि आपने अप्पू एंड एयरबस तो बुक की हुई है ऑलरेडी, वो तो आपकी हो गई एक तरह से संक कॉस्ट, वो डिसीजन लेने पे नहीं चेंज हो रही। आपने ऑलरेडी एक मूवी बुक की हुई है जिसका नाम है अप्पू एंड एयरबस, वो 2 वीक के लिए खरीदी हुई है, 750। उसमें जो है आपके जो है उसमें जो आपका कॉस्ट है वो लग चुका है, वो तो आएगी नहीं। तो लेकिन जब आप ये ब्लड बाथ खरीदने जाएंगे 2 वीक के लिए, तो 2 वीक के लिए ब्लड बाथ खरीदने जाएंगे तो उसको कितना देना पड़ेगा, 1500 रुपये किराया और देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई, ये 1500 रुपये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि
आपने अप्पू एंड एयर बस तो बुक की हुई है पहले से, ठीक है। तो अप्पू एंड एयर बस आपने बुक की हुई है, तो जैसे अगर ये आप अप्पू एंड एयर बस चलाते तो यहाँ रियली इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ भी नहीं थी इस वाले अल्टरनेटिव, मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन चूंकि यहाँ आपने अप्पू एंड एयर बस तो बुक की हुई है और आपको ब्लड बाथ आप चाहते हैं चलाना, तो आपको वो खरीदनी पड़ेगी अलग से। तो उसकी 2 वीक की कॉस्ट कितनी थी? 1500 रुपए। वो मैं ऊपर दिखा दूंगा सवाल में। तो इससे आपका जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा इस इंक्रीमेंटल कॉस्ट को घटाने के बाद 9040 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ स्टेटमेंट में समझ लीजिए कि अगर आप ये कह रहा ना कि अगर आपने ब्लड बाथ को चलाया, एक हफ्ते के लिए चलाओगे तो 900 रुपए लगेंगे, और 2 हफ्तों के लिए चलाएंगे तो 1500 रुपए लगेंगे। तो ये 1500 रुपए वाली कॉस्ट यहाँ से आ रही, क्योंकि आप यहाँ 2 वीक के लिए ब्लड बाथ को किराया देंगे वहां पे। और अप्पू एंड एयर बस आपने पहले से ही खरीदी हुई है, ये लिखा हुआ ना कि आपका अप्पू एंड एयर बस आपने खरीदी हुई है पहले से ही, जिसका किराया आप दे चुके हैं, ठीक है। तो एक तो पहले ऑप्शन में आपने 2 वीक के लिए ब्लड बाथ पिक्चर को एक्सटेंड किया, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? 9040 रुपए। सॉरी, प्रॉफिट कितना हो गया? 9040 रुपए, नॉट कॉस्ट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या था कि एक हफ्ते ब्लड बाथ चलाई जाए। भाई क्या हो, उसने कहा था कि एक हफ्ते जो है, एक एक हफ्ते ब्लड बाथ चलाएं, और आप जो है उसके अलावा अ, एक हफ्ते ब्लड बाथ चलाएं और एक हफ्ते अप्पू एंड एयर बस चलाएं। तो उसमें उसको इवेल्युएट करके बताना था। तो ये इस तरह से बन रहा था आपका स्ट्रक्चर। देखो कैसे कि ये जो आपके ये पहले 2 वीक थे, 1 वीक, 2 वीक। अब थर्ड वीक में आप कौन चला रहे हो? ब्लड बाथ। यहाँ पे कौन सी चल रही थी? ब्लड बाथ। यहाँ भी ब्लड बाथ थी, ठीक है। तो अब यहाँ ब्लड बाथ चलाएं, और अगले वीक में कौन सा चलाएं? अप्पू एंड एयर बस वाला, जो आपने खरीदी हुई ऑलरेडी। तो इससे क्या क्या फायदा होगा? देखो, जब थर्ड वीक में आप चलाएंगे तो इसका जो है थर्ड वीक का ब्लड बाथ का जो अभी 3000 अटेंडेंस था वो 2250 हो जाएगा, जो कि यहाँ आपने कैलकुलेट किया है। अच्छा, फोर्थ वीक में आपका ये अप्पू एंड एयर बस चलाओगे जब, तो नॉर्मल रहेगा। तो नॉर्मल कितना आता था? 1500 अडल्ट आते थे। ये अडल्ट का ही डाटा है ना, ये वाला डाटा अडल्ट का है। तो 1500 अडल्ट आएंगे, तो कितने अडल्ट आएंगे? 3750 अडल्ट आपके आ जाएंगे। और चिल्ड्रन कितने आएंगे? क्योंकि थर्ड वीक में तो ब्लड बाथ चलेगी यहाँ, ठीक है। थर्ड वीक में क्या चलेगी? ब्लड बाथ चलेगी, तो उसमें तो बच्चा आएगा नहीं। फोर्थ वीक वाले में 500 बच्चे आ जाएंगे और 1500 अडल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके बच्चे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 500 बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो आपके टोटल आपके दर्शक हो जाएंगे, वो टोटल दर्शक हो जाएंगे आपके 4250। अच्छा, अब इनका रिवेन्यू कैसे निकालोगे? 8100 रुपये कैसे आएगा ये रिवेन्यू? ये रिवेन्यू आपका आ जाएगा, देखो आपके जो ये 3750, ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ कैसे आएगा ये वाला। इतने इतने डिब्बे में करके दिखा देता हूँ। ये आपका जो 3750 इंटू 2, ये तो अडल्ट आएंगे, और आपके 500 इंटू 1.2, बच्चों का टिकट 1 रुपये 20 पैसे लगता है। तो 500 इंटू 1.2, दिस कम्स टू 600, एंड 3750 इंटू 2, दिस कम्स टू 7500। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8100। तो ये इस तरह से ये सेल, यहाँ से सेल आएगी आपका 8100 रुपये सेल आ गई। अच्छा, स्नैक्स कितने का मिलेगा? भाई स्नैक्स का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, करे बच्चे आए बूढ़े आए जो भी आएंगे हम उनको उतने का ही देते हैं, जितने जितने लोग आते हैं उसको हम जो है 1 रुपये 20 पैसे का बेचते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट कितना है? आपके कितना प्रॉफिट होता है? हमें 40% प्रॉफिट होता है। तो देखो यहाँ भी, यहाँ के बराबर ही अटेंडेंस है, यहाँ के बराबर दोनों में बराबर ही अटेंडेंस हो रही है। तो आपका ये वाला स्नैक्स वाला प्रॉफिट भी आपका ये बराबर ही हो जाएगा, तो 2040 हो जाएगा। तो इसको आप निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो इससे आपकी टोटल जो आपको फायदा हो रहा है इससे 10,140 रुपये, और जो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो रही है वो 900 रुपये हो रही है। अब आप कहोगे सर ये 900 रुपये कहाँ से हो रही है? देखो उसमें लिखा था, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ये ब्लड बाथ तीसरे वीक में चला रहे हो, और चौथे वीक में क्या चला रहे हो? अप्पू एंड एयर बस। ये वीक 1 है, ये वीक 2 है, ये वीक 3 है, ये वीक 4 है। तो जो फोर्थ वीक, देखो आपको एडिशनल कॉस्ट क्या है? आपने यहाँ 2 हफ्तों के लिए पहले से ही अप्पू एंड एयर बस खरीदी थी। तो फोर्थ वीक में तो आप चलाओगे तो उसकी तो कॉस्ट अलग से कुछ होगी नहीं, ठीक है। उसकी तो कॉस्ट कुछ होने की नहीं।
लेकिन आपको थर्ड वीक के लिए ब्लड बाथ खरीदनी पड़ेगी। तो अगर 1 महीने के लिए ब्लड बाथ खरीदते हैं तो उसका रेंटल कितना जाता है, 900 रुपये। तो ये 900 रुपये यहाँ से इसलिए आ रहा है। ये 1500 यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ पे आपने क्योंकि 2 वीक के लिए खरीदा था। तो इस ऑल्टरनेटिव को अपनाने से आपको कितना फायदा होता है, 9240 रुपये का फायदा होता है, 9240 का आपको प्रॉफिट होता है। इसमें से आप इस कॉस्ट में से ये माइनस करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, थर्ड वीक में थर्ड ऑप्शन क्या है, नॉट थर्ड वीक, थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन था कि दोनों जैसा हमने प्लान किया था कि ये ब्लड बाथ तो जानी थी, यहाँ से ब्लड बाथ को हटा दो यहाँ से और यहाँ अप्पू ऑन एयर बस ले आओ। ठीक है, तो फोर्थ ऑल्टरनेटिव क्या था कि आपका जो ये चल रहा था फर्स्ट टू थर्ड एंड ये आपका फोर्थ वीक इस तरह से था। ठीक है, तो इसमें क्या था आपका, यहाँ ब्लड बाथ चल रही थी, यहाँ ब्लड बाथ चल रही थी, तो यहाँ आपने अपोन्ड एयरबस खरीदी हुई थी यहाँ पहले से ही। तो जो प्लान था वैसे ही करो। तो उसमें कैसा होगा, आपकी नॉर्मल अडल्ट्स की ऑक्यूपेंसी थर्ड वीक में 1500 हो जाएगी, फोर्थ वीक में ही 1500 हो जाएगी, और ये आपकी तो ये 3000 अडल्ट की आपकी हो जाएगी अटेंडेंस। और आपका जो ये चिल्ड्रन का 500 जैसा आपका आता था तो 1000 ही हो जाएगा, इसमें आपका 4000 हो गया ये। तो 4000 जब आपका हो गया तो इसके लिए रेवेन्यू कितना आएगा, आप भाई 3000 अडल्ट का 2 रुपए के हिसाब से और 1 रुपए 20 पैसे चिल्ड्रन का 1000 रुपए के हिसाब से, तो आपको कितना आ जाएगा, आपका ये 7200 रुपये आ जाएगा। और स्नैक्स का कितना पैसा आप लोगे, स्नैक्स का पैसा लोगे 4000, 4000 के लिए तो 1.2 इंटू 0.4 आपको 40% प्रॉफिट होता है इंटू 4000। तो ये कितना होगा, 1.2 इंटू 0.4 इंटू 4000, तो ये 1920 रुपये आपको कितना स्नैक्स से कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो इससे आपको टोटल जो हो जाएगा कितना आपको फायदा होगा इसको काम करने से, 9120, तो 7200 प्लस आपका ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। और इसमें आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ नहीं होगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कुछ क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको इस डिसीजन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। आप ये डिसीजन ले रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ी नहीं, क्योंकि आपने पिक्चर तो वो अप्पू एंड एयरबस तो पहले से ही 2 वीक के लिए बुक की हुई है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको इससे फायदा कितना हो गया, 9120 रुपए, यहाँ कॉस्ट आपकी होगी 0। तो अब तीनों अल्टरनेटिव में किस में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इस वाले में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, 9240 रुपए। मतलब थर्ड वीक में आप ब्लड बाथ चलाओ और फोर्थ वीक में आप अप्पू ऑन एयर बस चलाओ। तो इस तरह से आप ये तीनों इवेल्युएशन को तीनों ऑप्शन को इवेल्युएट कर दिया। इट इज फाउंड दैट द नेट रेवेन्यू मोड एट द ऑप्शन ऑफ रनिंग ब्लड बाथ एंड अप्पू ऑन एयर बस ए वीक ईच, दिस मस्ट बी चूजन। तो ये बीच वाला ऑप्शन जो है आप वो वाला चूज करेंगे। ठीक है, तो इससे आप समझ पाए होंगे कि रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। मैंने आपको काफी डिटेल में ये सवाल समझाने की कोशिश की है। जब आप सवाल पढ़ें एग्जाम में तो मेरी आपको ये एक गुजारिश है या आपको एक एडवाइस है कि आप उसके डाटा को एक्सट्रैक्ट करते चलें साथ साथ। क्योंकि अब देखो ये सवाल अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिया ना, ये वाला सवाल अगर 2-3 बार पढ़ लिया, इतना लंबा है तो इसमें कुछ नहीं, तो आपका समझ लो कि 12 घंटा चला जाएगा और फिर आप एग्जामिनेशन में ये हो जाएगा क्या छोड़ूं क्या करूं वाली बात। तो जैसे ही आप सवाल पढ़ें बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, बहुत शांत मन से पढ़ें और उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते चलें। डाटा जो भी काम काम का है उसको आप कहीं एक अपनी जो लकड़ी वाली पेंसिल होती है जिसको कच्ची पेंसिल कहते हैं, उसमें आप लिखते चलें साथ साथ हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। चलो मैं अगले सवाल पे मूव करता हूँ जिसमें इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजी की बात करता है, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 35 है। काफी लोग स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर बड़ा स्लो चल रहा है। अब स्लो मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करता हूँ हैं आपको, लेकिन काफी डिटेल में बताने के लिए टाइम तो चाहिए। और मुझे ये भी है कि उस साइड में मुझे पता नहीं कि स्टूडेंट जो बैठा है वो उसका लेवल क्या है समझने का, तो मुझे बहुत मतलब जाके डिटेल और डेप्थ में बताना पड़ता है। जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं फिर तो पता होता है कि हमारा स्टूडेंट कितनी बात को आसानी से समझ सकता है या क्या उसका लेवल है। तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डेप्थ में बताना पड़ता है आपको। और कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो चल रहा है, आप चलने दीजिए। सबका भला होना बहुत जरूरी है, हमारा भी भला हुआ है, आपका भी भला हो और सब लोगों का भला हो। क्योंकि सीएमए को अगर और हमें बिल्कुल आगे बढ़ाना है तो हमें
ऐसे लोगों की मतलब ज़रूरत है जो अपना कुछ योगदान दे सकें। मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ आपको अपना योगदान देने की। तो आप ये थोड़ा बियर करें, साथ में चलें सभी के। इलस्ट्रेशन नंबर 35 इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। A review made by the top management of Sweet and Struggle Limited, which make only the one product. Of result of the first quarter is as following. ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं केवल, ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, इनका नाम है स्वीट एंड स्ट्रगल। ओके, इनकी सेल्स जो यूनिट में होती है वो 10,000 यूनिट में होती है सेल इनकी। लॉस जो है इनका अभी प्रेजेंट इनको लॉस हो रहा है 10,000 रुपये का, यानी कि 10,000 यूनिट बेचते हैं और इनको लॉस हो जाता है 10,000 रुपये का। इनकी जो फिक्स कॉस्ट है ईयर के लिए 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000 है। तो चूंकि ये फर्स्ट क्वार्टर का मामला है, Q1 का मामला है, ये वाला ये जो है Q1 का मामला है, तो ये 30,000 कॉस्ट क्यों आ रही? क्योंकि ये जो कॉस्ट दी हुई है आपकी ये वाली, ये पूरे साल की है। तो Q1 की कॉस्ट कैसे आएगी? डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। मतलब 3 महीने का क्वार्टर होता है ना, ये 12 महीने की कॉस्ट, तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आप Q1 की कॉस्ट आ जाएगी, ये यहाँ से आई है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनकी 8 रुपए लगती है। अच्छा, फाइनेंस मैनेजर हु फील्स परटब्ड, ये बहुत ही चिंतित हैं। फाइनेंस मैनेजर सजेस्ट दैट द कंपनी शुड एट लीस्ट ब्रेक इवन इन द सेकेंड क्वार्टर विद ए ड्राइव टू इंक्रीज सेल। ये कह रहा है ये भाई घाटा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये कह रहा है कि कंपनी को भाई ब्रेक इवन जरूर करना चाहिए सेकेंड क्वार्टर में, जिससे हम कैसे करेंगे, हम एक ड्राइव चलाएंगे सेल को इंक्रीज करने की। टुवर्ड्स दिस द कंपनी शुड इंट्रोड्यूस बेटर पैकिंग विच विल इंक्रीज द कॉस्ट बाई ₹0.50 पर यूनिट। इन्होंने जो सजेशन दिया वो ये दिया कि हम सेल इंक्रीज करेंगे बाई मेकिंग ए अट्रैक्टिव पैकिंग, जिसकी जो कॉस्ट हो जाएगी ₹0.5 पर यूनिट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें लॉस हो रहा है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज पर क्वार्टर का। सेल्स मैनेजर के पास एक अलग अल्टरनेटिव प्रपोजल है। द सेल्स मैनेजर हैज एन अल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर द सेकेंड क्वार्टर। एडिशनल सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस can be increased to the extent 5,000 rupees and a profit of 5,000 can be aimed at during the period with the increased sale। ये कह रहे हैं कि एक प्रमोशन किया जाए जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपये आएगी। ऐसा करने से क्या होगा? प्रमोशन करने से आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजर जो है उनका अलग व्यू है। प्रोडक्शन मैनेजर फील्स अदरवाइज। टू इम्प्रूव द डिमांड द सेलिंग प्राइस per unit has to be reduced by 3%. As a result of sale volume can be increased to attain a profit level of 4,000 per quarter। कह रहे इसमें ये जो है, ये कह रहे हैं जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ाने के लिए आपको अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना है 3% से, जिससे कि आपका सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब आपका सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट उससे 4,000 रुपये पर क्वार्टर बढ़ जाएगा। द मैनेजर डायरेक्टर आस्क यू एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट। अब मैनेजर डायरेक्टर आपके पास आ गए क्योंकि आप हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, उनको सलाह देने के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसको कहते हैं। अभी मैनेजमेंट अपने आप में उलझा हुआ है, तो ये आपके पास आए हैं क्योंकि आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। टू इवेल्युएट द 3 प्रपोजल and calculate the additional sale volume that would be required in each case in order to help them to take the decision, right? तो ये आपसे पूछ ये रहा है कि भाई ये तीनों प्रपोजल जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है कि ये बताओ कि एडिशनल सेल कितनी बढ़ेगी। वो मैनेजर डायरेक्टर आपके पास आ गए इन तीनों के प्रपोजल को लेके, कह रहे हैं इनको इवेल्युएट करके ये बताओ, क्योंकि आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, मैनेजमेंट को सलाह देते हैं, तो आप ये बताओ कि भैया कितनी एडिशनल यूनिट्स बनाए, सेल वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो ये बताना है। अब अगर इस सवाल का मैं एक्सरे करूं तो इसमें सिंपल, अगर आप ये इक्वेशन जो जानते हैं ना, बेसिक इक्वेशन अगेन वही है, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर आपने ये चीज को ध्यान में रख लिया
तो समझ लिया आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग की बहुत सारी चीजें तो हो गई। इसको उलट फेर करना आप जान जाइए कि कैसे इसमें कौन सी चीज को क्या किया जाता है। ठीक है, अब अगर इसको यूनिट के टर्म में लो तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसको कंट्रीब्यूशन कह लो, इसको फिक्स कॉस्ट कह लो, इसको प्रॉफिट कह लो। अगर ये ब्रेक इवन की बात कर रहा है तो आप ऐसा कह लो कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, सीधा सीधा, क्योंकि प्रॉफिट हो गया यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप घुमाना फिराना सीख लो, है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब चलो, मैं सेलिंग प्राइस इनका कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, तो इसको देखते हैं सवाल कैसे कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे तो जब जाएंगे जब आपको सेलिंग प्राइस पता हो। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पता नहीं, तो सेलिंग प्राइस में मैंने आपको यही कहा कि चलो इतने सवाल को मैं इक्वेशन के साथ समझाता हूँ आपको, ये वाले, फिर हम प्रपोजल इनका इवेलुएट करेंगे क्योंकि हमें जाना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे। तो आपको मैंने क्या बताया था कि सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या अगर आपका ये प्रॉफिट माइनस में आ रहा तो माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, 10,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये 10,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 80,000 हो जाएगी इसकी, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल है। फिक्स कॉस्ट इस क्वार्टर की 30,000 है जो कि हमने निकाली थी, क्योंकि 1,20,000 आपकी जो कॉस्ट थी वो साल भर की थी। वो कितनी थी, वो थी आपकी साल भर की, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया था, तो इसको कितनी आ गई थी, 30,000। तो वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट जोड़ दी हमने ये, और इसमें हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था 10,000 रुपए का। तो अच्छा, तो आप इन्होंने ये टोटल कॉस्ट निकाल दी ऐसे, यानी कि इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया, तो आपका ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट के बाद आपको लॉस हो रहा था 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए इसमें से घटा दो, तो आपका ये क्या बचा, सेल बचा, टोटल सेल बचा, तो यानी कि 1,00,000 रुपए आपका सेल हो गया। 10,000 यूनिट आप बना रहे हो, तो आपका सेल प्राइस पर यूनिट कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। मतलब यही इक्वेशन को इन्होंने यहाँ फिट किया है। मैं आपको यहाँ इसको एक साथ करके बता दिया। तो ये प्रॉफिट जो है ये माइनस 10,000 ये है, और आपका ये सेल जो है ये आ गई, और आपका वॉल्यूम है ये, तो इससे आपका 10,000 रुपये, सॉरी 10 रुपये पर यूनिट आपका सेल प्राइस आ गया। अब इवेल्युएशन को जो स्ट्रेटजी है इनको इवेल्यूएट कर लो। तो पहले क्या, फाइनेंस मैनेजर की बात सुनते हैं। फाइनेंस मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं कि भैया आप जो है अपना ब्रेक इवन ले आओ। तो ब्रेक इवन लाने पे आपको कितनी यूनिट बनानी पड़ेंगी ये बताना है। इसमें कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी 50 पैसे से। तो देखो देखो, पहले इतने को ही मैं समझाता हूँ आपको, इतने को फाइनेंस मैनेजर वाले को समझाता हूँ। निकालना क्या था कि कितनी एडिशनल यूनिट बनानी पड़ेगी, ये आपसे जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब थे वो पूछ रहे थे। तो सेलिंग प्राइस तो आपका 10 रुपए है, ये तो आपने निकाल लिया। वेरिएबल कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी, 8.5 रुपए, 8 रुपए पहले थी, 50 पैसे अब हो गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, 1.5 रुपए। तो जब 1.5 रुपए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया आपका, फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, फिक्स कॉस्ट आपकी हो गई 30,000 जो आपने निकाली थी। और ये कह रहे हैं कि टारगेट हमें तो बीईपी मिलेगा। बीईपी मतलब आपका क्या होगा, मैं ये कह दूं कि यहाँ प्रॉफिट जीरो होगा, बीईपी का मतलब यही तो है कि यहाँ प्रॉफिट जीरो होगा। अगर यहाँ प्रॉफिट जीरो होगा तो आप ये बताओ कि प्रॉफिट जीरो होगा, यहाँ पे आपकी 30,000 की जो कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूशन 1.5 देती है। जब मैंने आपको कहा था ना कि आपका ब्रेक इवन पे क्या होता है, प्रॉफिट जीरो हो जाता है। जब मैं इक्वेशन को दोबारा याद करो, सेल प्राइस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्या मैंने बताया था आपको कि ये जो है अगर यूनिट के टर्म में ले आओ इसको, तो ये सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन लिख दूं, ये फिक्स हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ब्रेक इवन पे प्रॉफिट भी जीरो हो गया, तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो गया, फिक्स कॉस्ट के। यानी कि एट द रेट ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका जो कंट्रीब्यूशन किसको कवर करता है, फिक्स कॉस्ट को कवर करता है। तो पर यूनिट आपको 1.5 रुपए मिल रहा है, आपकी फिक्स कॉस्ट कवर होगी, सिंपल। ये अगर इसको मैं यहाँ कहूँ, यहाँ फिट करूँ, तो मैं कहूंगा कि ब्रेक इवन पे आपका क्या होगा, केवल फिक्स कॉस्ट कवर होगी। तो एक यूनिट आपकी जो है 1.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन देती है, तो 30,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कितनी यूनिट बनानी पड़ेगी,
30,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो दिस कम्स टू 20,000 यूनिट आपको बनानी पड़ेंगी। और आप बना कितनी रहे हो? 10,000 बना रहे हो, तो आपको एडिशनल कितनी बनानी पड़ेंगी? 10,000 और बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये है मुद्दा इसमें। तो उनकी इवेल्युएशन मैंने कर दिया आपको, पहली फाइनेंस मैनेजर साहब की स्ट्रेटजी तो उसको मैंने इवेल्युएट कर दिया कि आपको एडिशनली 10,000 यूनिट और बनानी पड़ेंगी ये टारगेट अचीव करने के लिए। ठीक है, सेल्स मैनेजर का अलग व्यू है। सेल्स मैनेजर क्या कह रहा है? सेकेंड क्वार्टर के लिए सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कैन बी इंक्रीज टू द 5,000, तो 5,000 सेल प्रमोशन आपके बढ़ जाएंगे, यानी कि एक तरह से फिक्स कॉस्ट बढ़ गई 5,000, तो 30,000 थी 35,000 हो गई, इससे आपको प्रॉफिट 5,000 मिलेगा। तो सेम चीज आप रख दो भाई, आपकी 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है। अब केवल मैं इस स्ट्रेटजी को इवेल्युएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली सेल मैनेजर वाली। ठीक है, इसमें मैं आपको ये इवेल्युएट करके बता रहा हूँ सेल्स मैनेजर वाली को। ये रही सेल्स मैनेजर वाली। क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, मैं आपको ये वाली इवेल्युएट करके बता रहा हूँ, ये वाली। तो देखो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 10 रुपए है। वेरिएबल कॉस्ट, इसमें कोई प्रमोशन एक्सपेंसेस तो थे नहीं, तो आपके 8 रुपए सिंपल है। आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप अगर कहेंगे इसमें से आप ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आप ये मतलब आप माइनस कर दीजिए, एक तरह से माइनस, तो आपको 2 रुपए कंट्रीब्यूशन आएगा। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 3500 रुपए, सॉरी 35,000, क्योंकि 30,000 आपकी पहली थी और उन्होंने 5,000 रुपए का जो था एक और फिक्स कॉस्ट जोड़ी प्रमोशन के नाम पे। और इसमें आपका प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट 5,000 ये बता रहे हैं। तो अब आपको क्या कवर करना पड़ेगा? जो आपका ये कंट्रीब्यूशन है ये क्या कवर करेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को कवर करेगा। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? 35,000, और प्रॉफिट कितना है? 5,000, 40,000 है ना। और तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनानी पड़ेगी? 40,000 डिवाइडेड बाई 2, कितनी बनानी पड़ेगी? 20,000। इस टारगेट को अचीव करने के लिए 20,000 बनानी पड़ेगी। तो ये आपका 20,000 बनानी पड़ेंगी। 10,000 आप पहले से ही बना रहे हैं, तो एडिशनली कितनी बनानी पड़ेगी? अगेन 10,000। तो ये आपको एन कैसे आता है, ये मैंने पुरानी क्लासों में काफी मतलब डिटेल में बताया था। अगर यहाँ आपको समझना है तो मैं छोटा सा समझा देता हूँ, ज्यादा तो लंबा नहीं समझा पाऊंगा कि ये एन कैसे आता है नंबर ऑफ टर्न में फिक्स कॉस्ट के कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे। देखो, सेल प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो मैंने कहा था आपको यूनिट लेवल में अगर जाना है तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया एक तरह से। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। अब आपको ये कवर करना है, एक एक यूनिट इतना कंट्रीब्यूशन देती है, तो टोटल ये आपको कवर करना है। तो बाकी कितना आपको कंट्रीब्यूशन कितने कितनी यूनिट आपको ये कवर कर पाएंगी? तो एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन होगा इस टोटल को उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएंगी। तो मान लीजिए वो यूनिट एन है, वो यूनिट कितनी है? एन है। तो एन सी इजिकल टू आपका जो ये एफ पी आपका आ जाएगा है। और अगर आप और बिल्कुल डेरिवेशन में जाना चाहें तो मैं डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप कहेंगे तो कंफ्यूजिंग और हो गया, तो चलो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। आप जानते हैं कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट होता है। अब इसको अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे देखूं मैं ले जाके, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा 0। तो आपका क्या होगा? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि अगर मैं ये यूनिट का कंट्रीब्यूशन है और ये फिक्स कॉस्ट किसकी होती है? पीरियड की कॉस्ट होती है। ठीक है, ये किसकी कॉस्ट होती है? पीरियड की कॉस्ट होती है। तो यहाँ मैं एन से गुणा कर सकता हूँ, है, या फिर और डिटेल में समझना है तो ऐसे समझ लो, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एट द रेट ब्रेक इवन पॉइंट, एट द रेट ब्रेक इवन पॉइंट आपका P0 हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू एफ प्लस वी हो जाएगा, सिंपल एफ प्लस बी हो जाएगा।
अब मैं अगर इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं तो n इंटू एस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n इंटू एस इज इक्वल टू एफ। एफ ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट पीरियड की होती है, इसमें यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यूनिट फिर 10 बनाऊं या 10,000 बनाऊं, फिक्स कॉस्ट उस पीरियड की उतनी रहेगी। इज इक्वल टू वी इंटू एन, ऐसा कर दूं। अब ये वाला टर्म मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, n में कॉमन ले लेता हूँ, ये n बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, एन एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा एफ एस माइनस वी। ठीक है, तो ये आपकी n जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ बाई सी या s माइनस वी जिसको कहते हैं। अब ये है ब्रेक इवन पे। ठीक है, ये है ब्रेक इवन पे जब आपका प्रॉफिट जीरो है। और कितनी यूनिट बनानी पड़ेंगी अगर आपको कुछ प्रॉफिट लेना हो, तो एफ प्लस पी ये ले लीजिए, फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ये प्रॉफिट पे आ जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपसे कई सारे सवाल ऐसे पूछता रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा, तो ये कैसे निकलता है, एफ एफ बाई पी, ये क्यों आ रहा है, ये आपका है एफ प्लस पी डिवाइडेड बाई सी, ये आपकी जो है ना, ये यही चीज है, ये जो मैंने करके दिखाई आपको। अच्छा, मैं लास्ट आपका इवैल्यूएशन जो है प्रोडक्शन मैनेजर का करके बता देता हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल घटानी पड़ेगी, अपना सेल प्राइस घटाना पड़ेगा, जिससे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देखो, आपकी 10 रुपए थी, 3% अगर घटा दो 9.7 ही हो गया, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3% ड्रॉप हो गया आपके सेल प्राइस में। यहाँ पे सॉरी, ये आपका कितना था पहले, ओरिजिनली आपका कितना था, 10 रुपए था, और 3% ड्रॉप कर दो तो 0.97 से मल्टीप्लाई कर दो, या 97% कह लो सीधे सीधे, तो 9.7 रुपये हो गया। आपकी वेरिएबल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आया, 8 रुपये है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया साहब, कंट्रीब्यूशन 1 रुपये 70 पैसे हो गया, 1.70। फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आया, ये 30,000 होगी। प्रॉफिट आपका कितना बता रहे हैं ये, 4,000, तो 34,000 हो गया दोनों, 34,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, तो इससे कितनी यूनिट आ गई आपकी, 20,000। आपको 20,000 बनानी पड़ेंगी ये अचीव करने के लिए। पहले आप कितनी बना रहे थे ओरिजिनली, 10,000, तो एडिशनल कितनी बनानी पड़ेंगी, 10,000। तो तीनों ही स्ट्रेटजी में आपको 10,000 यूनिट बनानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, ये बेसिक लेवल का सवाल है। अच्छा, जो स्टूडेंट नए हैं और जो चैनल पे मतलब नहीं देखी, वो ये सब मैंने जो आपको वेरिएबल कॉस्ट की और ये सब जो फॉर्मूले हैं इनको ड्राइव करके चार्ट पे बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो मेरे हिसाब से आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, चलो मैं अब एक अगले सवाल पे चलता हूँ जिसका इलस्ट्रेशन नंबर है 36। अब मैं कुछ ज़्यादा इलस्ट्रेशन एक क्लास में लेने की कोशिश करूँगा। A company manufacturing agriculture tractors has a capacity to produce 6,000 tractor annually. ये 6,000 ट्रैक्टर बनाते हैं। The capital employed in the project as on date is 20 करोड़, 20 करोड़ रुपए इन्होंने अपने लगाए हुए हैं प्रोजेक्ट में। With increasing cost of the production and reducing margins, the company is fast narrowing its margin of safety. कह रहा है ये कॉस्ट बढ़ जा रही है प्रोडक्शन की और मार्जिन रिड्यूस हो जा रहा है, जिससे हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जा रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए भी आप पुरानी क्लास देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मोटे तौर पे ये आपका एक तरह से ब्रेक इवन के से जितना दूर आप सेल करते हैं उतना आपका मार्जिन सेफ्टी होता है। तो ब्रेक इवन के जितना आप पास होते जा रहे हैं वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका रिड्यूस होता जा रहा है। द रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड फेल बिलो 10% इन द प्रीवियस ईयर टू 6% इन द करंट ईयर। पिछले साल में जो था हमारा एम्प्लॉय, जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी उस पर 10% का रिटर्न आ रहा था, अभी करंट ईयर में 6% हो गया है। द करंट ईयर प्रॉफिट इज 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ मतलब क्या है, 20 करोड़ पे आपको 6% अगर लेंगे प्रॉफिट तो कितना आएगा, 1.2 करोड़। द कंपनी वांट टू मेंटेन द ओरिजिनल कट ऑफ रेट 12%। इनिशियली ये 10% कैपिटल एम्प्लॉयड पे प्रॉफिट आता था इनका, तो 12 दूनी कितना आता होगा, 24 आता होगा ना भाई, आधा इनका आधा हो गया, 6% पे आ गई है। तो अच्छा, एंड द वेरियस पॉसिबिलिटी हैव बीन एग्जामिन्ड फॉर दिस पर्पज। इनका काम क्या है, ये चाहते क्या है, ये चाहते कि हमें भैया 12% जो हमारा ओरिजिनल कट ऑफ रेट था, या हम जो प्रॉफिट
कमा रहे थे अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड 2 करोड़ पे 12%, वो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम अचीव करना चाहते हैं। द कंपनी इज एट द प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग 6,000 ट्रैक्टर, जो इन्होंने पहले ही बताया हुआ है, एनुअली थ्रू देयर इज ए इम्बैलेंस इन द प्लांट। लेकिन इनकी प्लांट कैपेसिटी में कुछ इम्बैलेंस है, मतलब उसमें कहीं इम्बैलेंसिंग हो रखी है। द कंपनी हैज द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विद परसेंटेज ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द प्रेजेंट प्रोडक्शन इज गिवन। ये नीचे दिया हुआ इन्होंने, इनकी एक मशीन शॉप है, मशीन शॉप क्या है, उसमें कैपेसिटी कितनी यूज कर रहे हैं, 75% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। तो ये 6000 बना रहे हैं, तो इनकी ओरिजिनल कैपेसिटी कितनी होगी यहाँ पे, एक तरह से आप देखोगे तो 8000 कैपेसिटी होगी, क्योंकि 75% 6000 है, तो 100% कितना होगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये मशीन शॉप है। मशीन शॉप होती है जहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, जैसे लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, शेपर, टर्नर, और बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं। असेंबली शॉप होती है जहाँ पे मशीन के कंपोनेंट आके असेंबल हो जाते हैं, ये 100% है, यूटिलाइज है। ठीक है। हीट ट्रीटमेंट शॉप क्या होती है, हीट ट्रीटमेंट शॉप वो शॉप होती है जिसमें आपको आप जो है हीटिंग एंड कूलिंग के द्वारा उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, उसमें कुछ जो उसमें डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए वो आ जाती है। हालांकि आपके मतलब का नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सकें होता क्या है आपके, चूंकि टेक्निकल टर्म यूज होते हैं, और आपको समझनी चाहिए कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, डिफरेंट रेट पे आप कूलिंग और हीटिंग करते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जिससे आपके कंपोनेंट में कुछ क्वालिटी डेवलप होती हैं, जैसे हार्डनिंग, सॉफ्टनिंग, कई तरह की चीजें उसमें, पॉलिशिंग, मतलब प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और अदर प्रॉपर्टी। ये भी आपकी 75% यूटिलाइज है, तो ये कितने ट्रैक्टर बना सकती है, ये भी 8000 बना सकती है 100% पे। और आपकी एक इंडक्शन हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, इंडक्शन, जैसे आपका इंडक्शन चूल्हा होता है ना, जिसमें आप ये घरों में मिल जाता है खाना पकाने के लिए, ऐसी एक हार्डनिंग, मतलब सरफेस को हार्ड करता है वो इंडक्शन प्रोसेस से। तो उसकी जो आपकी 50% कैपेसिटी यूटिलाइज है, तो वो कितना बना सकती है, 100% पे 12000 बना सकती है। ठीक है, आप 12000 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इम्बैलेंस हो रखा है, इनकी कैपेसिटी जो है यूटिलाइजेशन इम्बैलेंस है, कोई 75% यूज है, कोई 100% यूज है, कोई 75% यूज है, कोई 50% यूज है। तो ये आपका बोटल नेक बना हुआ है असेंबली शॉप। द कंपनी ऑपरेट्स ए सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, ये 8 घंटे की एक शिफ्ट चलाते हैं दिन में। ऑन एन एवरेज 300 दिन ये काम करते हैं, क्योंकि बाकी दिन छुट्टियां हो जाती होंगी। ठीक है, 300 दिन ये काम करते हैं। फॉर द टेक्निकल रीजन प्लांट हैव टू बी ऑपरेट ऑन द सिंगल शिफ्ट ओनली, कह रहे 8 ही घंटे चलाएंगे, टेक्निकल रीजन है, प्लांट नहीं चला सकते बाकी शिफ्टों में। द टू अल्टरनेटिव विच हैव इमर्ज आफ्टर ए डिटेल स्टडी आर, दो दो अल्टरनेटिव बताए हैं इन्होंने। पहला अल्टरनेटिव क्या है, टू हायर आउट द सरप्लस कैपेसिटी इन द प्रोडक्शन शॉप फॉर विच द कॉन्स्टेंट डिमांड एग्जिस्ट। कह रहा है ये जो आपके पास ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो आपकी ये मशीन शॉप में, हीट ट्रीटमेंट शॉप में, और ये सब आपकी जो है, इसको आप क्या कर दो, हायर आउट कर दो, इसकी डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शन आर ड्रॉन। अगर आप इसको हायर करोगे तो आपके 10,000 रुपये पर घंटा आपको फायदा, मतलब एक चार्जेस मिलेंगे इसके, और आपकी जो कॉस्ट बढ़ेगी उसको मेंटेन करने की 2,000 रुपये बढ़ जाएगी। तो नेट आपको कितना फायदा हो सकता है, 8,000 रुपये पर घंटा फायदा हो सकता है। ऐसी अगर आप इसको हायर आउट करेंगे शॉप ट्रीटमेंट वाली को, हीट ट्रीटमेंट वाली को, तो 7500 माइनस 1500, 6,000 का आपको नेट नेट फायदा होगा। इंडक्शन हीटिंग को करेंगे तो 5,000 रुपये आपको मिलेंगे पर घंटे के, और 1,000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा, तो 4,000 रुपये आपको फायदा हो सकता है। तो एक तो अल्टरनेटिव ये है इनके पास कि जो आपकी सरप्लस कैपेसिटी है उसको आप क्या करो, उसको आप हायर आउट कर दो, मतलब उसके लिए आप अपनी जो है उसको बेच दो, आपके पास जो कैपेसिटी है। अच्छा, दूसरा क्या है, टू इंक्रीज द इंस्टॉल कैपेसिटी टू 8,000 ट्रैक्टर्स, मतलब आप 6,000 बना रहे थे, आप अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को 8,000 ट्रैक्टर बनाने तक कर लो, बाई स्पेंडिंग 2 करोड़ ऑन द एडिशनल मशीनरी फॉर द असेंबली शॉप। क्योंकि आपका क्या था, ये असेंबली शॉप ही बोटल नेक बनी हुई थी। ठीक है, बाकी में तो आपकी कैपेसिटी है, यहाँ भी आप 8,000 प्रोड्यूस करते हो, यहाँ भी 8,000 कर सकते हो, यहाँ आप 12,000 ट्रैक्टर तक बना सकते हैं एनुअली। लेकिन ये आपकी असेंबली शॉप में दिक्कत है,
इसलिए फुली यूटिलाइज है। तो इसमें क्या करो, 2 करोड़ रुपए का आप एडिशनल एक्सपेंडिचर करो, जिससे आपका 8,000 कैपेसिटी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी है। या आप 8,000 ट्रैक्टर बना सकते हो। द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल सेल्स विल बी 5,000 पर ट्रैक्टर। यानी कि आप एक ट्रैक्टर ज्यादा बेचोगे, अभी आप 6,000 ट्रैक्टर बेच रहे थे और अब आप 8,000 ट्रैक्टर बेचोगे, तो 2,000 ट्रैक्टर बेचने से कितना एडिशनल आपको सेल्स मिलेगी, 5,000 पर ट्रैक्टर, यानी कि 5,000 इंटू 2,000। ठीक है, तो आपका मोटा मोटा कितना हो गया, 5,000 इंटू 2,000, 5,000 इंटू 2,000, तो कितना, 1 करोड़ रुपए हो गया। हाँ, 1 करोड़ के करीब हो जाएगा, 1 करोड़ हो गया। द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस विल बी 12% बिंग द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फाइनेंस कॉस्ट आपकी जो आपकी 12% आप ओरिजिनल टारगेट चाहते हो वही है, सेम 2 करोड़ पे भी आएगी आपकी। ठीक है, पहले आपका जो लगा हुआ था 20 करोड़ लगे हुए थे, अब ये 2 करोड़ और आप अगर एडिशनल उसमें कैपिटल को एम्प्लाई करोगे तो आप पे उस पे भी आपकी फाइनेंस कॉस्ट 12% ही आएगी। इन एडिशन द टैक्स बेनिफिट ऑन द एवरेज विल वर्क आउट द 1% ऑफ द एडिशनल बेनिफिट। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा इस अल्टरनेटिव में, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे 1% का क्या होगा, आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द प्रॉफिटेबिलिटी, that is average rate of return of the two alternative and क्या है, एंड तो कुछ भी नहीं है, एंड बस छोड़ दिया। चलो, मतलब हमें दो दो ही अल्टरनेटिव जो है इनको इवेल्युएट करना है। तो भाई कर लेते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात हमें दिख नहीं रही। तो पहले को करते हैं। पहले में क्या है, पहले में आपको मशीन अपनी हायर आउट करनी है। तो उससे क्या फायदा होगा, देखो उससे तो देखो पहले में क्या है, आपने अगर इतने को, मैं इतने को पढ़ता हूँ ना, पहले पहले इवेल्यूएशन को, पहले पहले अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं। तो देखिए मशीन शॉप आप जो है, आपका ये जो मशीन शॉप है ये आप देखिए आपका इससे कितना, अगर आप हायर चार्जेज आपको कितने मिलेंगे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिलेगा। देखो मशीन शॉप आपके कितने घंटे अवेलेबल हैं, 2,000 घंटे अवेलेबल हैं अभी आपके पास वहाँ, क्योंकि आप 75% पे हैं, और 1 घंटे का कितना मिलता है आपको, 8,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको आप छोड़ दीजिए। मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ आपको, आपके पास 10,000 घंटे हैं 10,000 घंटे हैं यहाँ आपके पास, सॉरी 10,000 रुपये मिलते हैं 1 घंटे के, और आपके पास जो है ये 75% आपकी जो कैपेसिटी जो है आपकी यूज हो रही है, तो 25% कैपेसिटी आपकी फालतू है, उसको आप हायर आउट कर सकते हो, उसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है। तो 300 दिन में 8 घंटे होते हैं, और एक दिन में कितने घंटे होंगे, 8 या 2400 घंटे, 2400 आपके घंटे आ जाएंगे। एक दिन के 8 घंटे, साल भर के कितने हो जाएंगे, 2400 घंटे। एक दिन के नहीं, एक साल के कितने घंटे हो जाएंगे, 2400 घंटे। 2400 घंटे का 25% आप निकाल दो, 2400 इंटू 25, तो आपके कितने घंटे आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे जो यही आ रहे हैं, इनके भी यही आ रहे हैं, और ये आपकी इंक्रीमेंटल जो आपको ये इसमें रिवेन्यू मिल जा रहा है। तो आपके ये जो 2400 घंटे हैं ये कैसे आ रहे हैं मशीन शॉप के, देखो आप 300 दिन चलाते हो, 300 दिन चलाते हो, ठीक है, 8 घंटे एक दिन में आपके मशीन शॉप के अवेलेबल हैं। ठीक है, ये टोटल घंटे आपके अवेलेबल हैं, जिसमें से आपके 75% यूज हो जाते हैं, है ना, 75% आप कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, 75% आप घटा दो इसके, तो रिमेनिंग यानी कि 25% ही बचा। तो इसका 25% इन्होंने यहाँ किया है, और ये आपको फायदा होता है 1 घंटे को चार्ज करने में। आपके पास घंटे कितने अवेलेबल बच जा रहे हैं, आप 24, ये आपका बच रहा है 2400 इंटू 0.25, तो आपको 600 घंटे ये मतलब आप हायर कर सकते हैं इंटू 8,000, तो आपको इतना इतना आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। आपको इस मशीन शॉप को आपको हायर 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 आउट करने में, तो आपका ये कितना हो गया, 48 लाख रुपए आपको मिलेंगे। सिमिलरली हीट ट्रीटमेंट में आपके ये क्या है, इसमें भी 2400 हैं, और इसका मिलता है आपको 1500। ठीक है, ये 7500 माइनस 1500, तो 6,000 ये मिलता है। तो 600 इंटू 6,000 अगर करेंगे, 600 इंटू 6,000 कर दीजिए इसमें, तो ये कितना आ गया आपका, 36 लाख आ गया। ऐसी इंडक्शन हीटिंग वाले में आपके कितने हैं,
ये आपकी 50% खाली कैपेसिटी पड़ी हुई है। देखो ये 50% कैपेसिटी खाली पड़ी हुई है ना, ये तो यूज असेंबली शॉप तो आपके पास है ही नहीं फालतू। तो इसका देख लो कितना आ जाएगा, 50% खाली है तो 2400 इंटू 50%, और इसका आपको फायदा कितना होता है, 5000 माइनस 1000, 4000। तो 2400 इंटू 50% इंटू 4000, तो ये आपका कितना आ गया, 48 लाख रुपए आपको इससे इससे हायर चार्जेस मिल जाएंगे। तो ये हायर चार्जेस आपके टोटल कितने हो गए, 132 लाख, ठीक है, 132 लैक्स आपके हो गए। और आपका प्रेजेंट प्रॉफिट जो आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड पे, आप कह रहे थे कि आपको ये 6% प्रॉफिट आपको मिल रहा है, 6% आ गया ना अभी आपका ये प्रॉफिट, 6% आ गया, तो 6% ऑफ 20 लैक्स। तो ये आपका प्रॉफिट ये कैसे आ रहा है, प्रेजेंट प्रॉफिट आपका 6% ऑफ 20 करोड़, तो इससे ही कितना आ जाएगा, तो दिस कम्स टू 1.2 करोड़। अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, 120 लाख। तो इससे आपका टोटल प्रॉफिट आपका आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 20 करोड़ पे, ये प्रॉफिट आने पे ये आपका, तो एक तो ये अल्टरनेटिव हो गया कि आप मशीन अपनी हायर कर लो, मतलब अपनी मशीन को किराए पे आप दे दो। तो एक अल्टरनेटिव तो ये हो गया। तो जो आपकी ये जो एक्सेस कैपेसिटी है उससे आपको कितना किराया मिलेगा, प्लस आपको प्रेजेंट प्रॉफिट जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है उस पे आपको 6% आ चुका है। एक तो ये तरीका है, तो इसमें आपको कितना 12%, 12.5% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और आपका जो स्ट्राइक रेट था वो पहले वो कितना था, 12% ही था। तो ये तो ठीक अल्टरनेटिव है, चलो। लेकिन दूसरा भी एवेल्युएट करना है। दूसरे में क्या है कि आप अपने ट्रैक्टर की कैपेसिटी को 8000 ट्रैक्टर तक ले जाओ, और आप क्या करो, एडिशनल मशीनरी जिसके लिए 2 करोड़ रुपए और लगेंगे वो आपको लगानी पड़ेगी, और इससे आपको फायदा कितना होगा, 5000 रुपए ट्रैक्टर वाला। तो अगर आप ये इवेल्युएट करते हैं तो आपको क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप 5000 रुपए का फायदा कर पाएंगे। अभी आप पहले आप जो है 6000 ट्रैक्टर बना रहे थे, अब आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कितने ट्रैक्टर बनाओगे, 8000। तो पहले 6000 बना रहे थे, अभी बना रहे हो आप 8000, तो आपको 2000 ट्रैक्टर फालतू बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 2000 ट्रैक्टर बना रहे हो, और एक ट्रैक्टर पे आपको एडिशनल रेवेन्यू कितना मिल रहा है, 5000। तो इससे आपका कितना हो जाएगा, ये 1 करोड़ आएगा करीब, ये 100 लैक्स बेसिकली अगर कहें तो 100 लैक्स आपको एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा ट्रैक्टर पे। अच्छा, हायर चार्जेस आपको कितने मिलेंगे अब देखो हायर चार्जेस आपको कितने मिलेंगे, मैं आपको ऊपर से करके बता दूं या इनकी कहानी सुनना है तो ये भी बता दूंगा। मैं ऊपर करके बता देता हूँ आपको। देखो आपके हायर चार्ज कितने रह जाएंगे, हायर चार्जेस में देखो ये, अब जब आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओगे 8000 करोगे तो ये फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी, ये फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी, ये पहले से ऑक्यूपाइड है, ये फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी जो इंडक्शन वाली है इसमें जब आप 12000 की कैपेसिटी है इसकी, अभी आप 6 कर रहे हैं, अब 8 करेंगे तो आपको फिर ये जो है आपकी बाकी जो ये 50% अभी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें कितनी बचेगी उसी को हर कर पाएंगे हैं। तो वो मैं देख के आपको बता देता हूँ कि कैसे इन्होंने किया हुआ है। देखो इसमें आपकी जो कैपेसिटी है अभी, जब आप इसको मशीन शॉप को आप लाएंगे, मतलब 8000 ट्रैक्टर के लिए, तो आपकी फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी। तो ये आप कर नहीं सकते हो इसको, अभी आप इसको हायर कर नहीं सकते हो। हीट ट्रीटमेंट भी आपकी फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी। फुल्ली यूटिलाइज क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपकी ये 75% ऑलरेडी थी भाई। ये कितनी थी, 75% थी आपकी पहले, ये भी 75% थी आपकी। कितने ट्रैक्टर पे, जब आप 6000 ट्रैक्टर बना रहे थे, है ना, जब आप 6000 ट्रैक्टर बना रहे थे। अभी आप कितने बना रहे हो, 8000 ट्रैक्टर। तो 8000 ट्रैक्टर बनाने में 2000 कैपेसिटी जो है वो 2000 जो ट्रैक्टर और बना रहे हो, जो 2000 ट्रैक्टर आपने बढ़ाए वो ये पूरी कैपेसिटी कर लेंगे, तो 2400 घंटे ही यूज कर लेंगे टोटली। यहाँ भी 2400 घंटे यूज कर लेंगे तो यहाँ कैपेसिटी बचेगी नहीं। लेकिन आपकी यहाँ जो थी 50% ही थी ऑक्यूपाइड, ठीक है, यहाँ कितनी थी आपकी, 50% ही ऑक्यूपाइड थी। तो अब आपकी कितनी बचेगी वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपकी कैपेसिटी थी यहाँ पे 2400, लेकिन अब आप पहले आप जो इसकी यूज कर रहे थे, कितनी कर रहे थे, पहले आप इसकी यूज कर रहे थे केवल आप 6000 ट्रैक्टर के लिए यूज कर रहे थे, है ना, 6000 ट्रैक्टर के लिए यूज कर रहे थे। अब आप कितना, जो कि थी कितनी, 50% पे, अब आप कर रहे हो 8000 ट्रैक्टर के लिए यूज। तो वो कितना परसेंट होगी, 8000 डिवाइडेड बाय 6000,
इंटू 50, तो कितनी परसेंट होगी? 8000 डिवाइड बाई 6000 इंटू 50। और इसमें क्या करेंगे, ये 50% और टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी है इंटू 2400, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1600। ठीक है, तो आपका कितनी हायर कर सकते हो एडिशनली आप? 2400 आपके पास है, उसमें से आप जो है 1600 यूज कर लेंगे, तो आपको 800 जो है आप हायर कर सकते हो। तो 800 हायर करने का कितना आपको पैसा मिलेगा? इंडक्शन में आपको इंडक्शन जो आपका था वो 5000 माइनस 1000 यानी कि 4000 आपको टोटल फायदा हो रहा था। तो इसको करने से आपका कितना आ रहा है? 32 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं हायर करने पे, क्योंकि बाकी कैपेसिटी आपकी फुल यूटिलाइज हो गई। ये आप कर ही नहीं सकते, केवल ये इंडक्शन वाली जो है, इंडक्शन वाली 50% पे आप पहले यूज कर रहे थे। तो अब आपको 6000 से 8000 जाने में 1600 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो आपके पास घंटे हैं कितने? 2400। तो आपके पास 8000 घंटे अभी 800 घंटे अभी बच गए। तो इन 800 घंटों को आप हायर कर सकते हो, मतलब इनको बेच सकते हो। तो इसको आप देखो, इन्होंने क्या किया हुआ है भाई, ये हायर चार्जेस आपके आ गए यहाँ पे। ये हायर चार्जेस कौन से आ गए? कौन सी मशीन वाले आ गए? ये हायर चार्ज आ गए आपके इंडक्शन मशीन वाले, इंडक्शन मशीन वाले, जो कि आपकी पहले कितने के लिए यूज हो रही थी? 6000 ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, और अब आप 8000 ट्रैक्टर बनाने के बाद भी अ, आपके पास जो है कितने घंटे बच जा रहे थे? वहां पे देखा था हमने, कितने घंटे बच जा रहे थे? 800 घंटे बच जा रहे थे। तो जो ये 800 घंटे हैं हायर चार्ज कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके हो रहे हैं 800 इंटू 5000, इसको 1 घंटे में मिलते थे और 1000 रुपये खर्च होते थे। तो ये जब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और इसके बाद आपका टैक्स बेनिफिट कितना हो जाएगा? टैक्स बेनिफिट आपको 1% ऑफ 2 करोड़, 1% ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ आप एडिशनल लगा रहे हैं कैपेसिटी असेंबली वाली के लिए, तो आपको ये 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो इससे आपकी कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 34 लैक्स आपका टोटल आपको मिल जाएगा। और आपका अभी जो है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आपको ये 1.2 करोड़ मिल रहा है। ये तो पहले ये आप जो ये कर रहे हैं, ये वाला आपको 1.2 करोड़ तो आपको ये मिल रहा है प्रेजेंट प्रॉफिट जो है। तो 1.2 करोड़ तो ये हो गया। तो इससे आपको क्या हो जाएगा टोटली? तो ये आपके हो जाएंगे 254 लाख है। इन्होंने ये यहाँ शॉर्ट में ये 254 ये गलत कर दिया इसमें, ये 254 लैक्स हो जाएंगे ये। ठीक है, ये वाले क्या हो जाएंगे? 254, ये आपका ये क्या हो जाएगा? 254 12123। ठीक है, और आपकी अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी? 22 करोड़। तो 22 करोड़ पे ये आपका आएगा 22 करोड़ पे आपका हो जाएगा 2.54 करोड़। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो इसकी जो रिटर्न होगी वो 11.5 हो जाएगी, 11.55। और पुराने वाले की हमारी कितनी हो रही थी? 12.6। अब कौन सा है? चूंकि आपका स्ट्राइक रेट ही जो है, स्ट्राइक रेट ही 12% चल रहा था पहले, कट ऑफ रेट जो था 12% चल रहा था। तो आप कौन से वाली स्ट्रेटजी को लेंगे? इस वाली स्ट्रेटजी को ले लेंगे। कौन सी स्ट्रेटजी को ले लेंगे? इस स्ट्रेटजी को ले लेंगे। ठीक है, तो विद दिस आई थिंक आई एबल टू एक्सप्लेन। यहाँ पे शायद वो थोड़ा सा हम मिस कर गए थे कि 12.6 की जगह 12.5 हम बता रहे थे, तो ये ठीक है।